अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। के पी बेटे क्या है? इट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, जबकि के सी बेटे क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि के पी बेटे किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? ऊपर क्या है बेटे? प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर का प्रोडक्ट है, और नीचे बेटे क्या है? रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर का प्रोडक्ट है। आप इसे कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर बेटे क्या है? ये इक्वेशन नंबर 1 है। सही हो गया। इसी तरह बेटे आपने के सी भी पढ़ा है। वो के सी क्या है बेटे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो ये देखिए बेटे, ये ऊपर क्या आ गई? ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 कह दें। ओके हो गया। अब बेटे हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट है ए और उसके ए मोल्स हैं, जबकि बी रिएक्टेंट के बी मोल्स हैं। ये आपस में रिएक्ट करके सी और डी बेटे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिनके जो मोल्स हैं वो बेटे क्या है? सी और डी, जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं। बात की समझ लगी बेटे? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन बेटे क्या है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां पे वी बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो पी किसके इक्वल आ गया बेटे? एन ओवर वी आर टी के। ठीक है। अब हमें पता है कि मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो बेटे ये क्या बन जाती है? ये कंसंट्रेशन बन जाती है। ये क्या बन जाती है बेटे? कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि n ओवर v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया बेटे? p इज इक्वल टू सी आर डी। इसे आप कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर क्या है बेटे? 3। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करें बेटे, जहां पे P है, ये देखें, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया जी? PA, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट A। इसी तरह बेटे CA, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। और RT बेटे क्या है? दोनों ही कांस्टेंट है। R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर। इसी तरह बेटा जी PB, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट B। और सी भी बेटे क्या है? उसकी कंसंट्रेशन। आर टी क्या है? कांस्टेंट। ओके हो गया। इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट है पी सी सी आर टी। ये क्या है बेटे? सी जो प्रोडक्ट है उसका पार्शियल प्रेशर, उसकी कंसंट्रेशन। और इसी तरह बेटा जी ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और बेटे साथ उसकी क्या आ गई है? ये कंसंट्रेशन। ये वाली सारी की सारी वैल्यू आप बेटे जी पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे हमने पी सी पी डी पी ए पी बी की वैल्यूज जो है ये पुट कर देनी है। क्लियर हो गया? तो ये वाली वैल्यूज आप बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो के पी किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ गया जी। यहाँ पर सी सी आर टी, और इसकी पावर बेटे क्या है? सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर भी बेटे क्या है? सी है। तो वो हमें सब की पूरी वैल्यू की पावर लिखनी पड़ेगी। इसी तरह यहाँ पे क्या आ गया बेटे? सी डी आर टी, और इसकी पावर क्या है? डी। और इसी तरह बेटे यहाँ पर सी ए आर टी की पावर बेटे क्या है? ए। और सी बी आर टी की पावर बेटे क्या है? बी। अब यहाँ पे बेटे देखें तो आर टी क्या है? कॉमन है। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसको कॉमन निकालें जी। ये के पी किसके इक्वल आ गया? देखे बेटे, ये सी है। अब इसकी ये सी दोनों की पावर है ना, तो ये सी के पावर सी हो गया। इसी तरह यहाँ पे सी डी की पावर डी। इसी तरह बेटा ये नीचे सी ए की पावर ए और सी बी की पावर बी। और नीचे भी और ऊपर भी बेटे क्या है? आर टी कॉमन है, तो मैंने ये लिख लिया जी आर टी। सही हो गया।
अब पहले ऊपर वाले मोल्स को सम अप कर लें, क्या आ जाएगा बेटे C प्लस डी, ठीक है, A प्लस बी ऊपर जाए क्या आ जाएगा माइनस का, तो माइनस क्या हो गया A प्लस बी, ओके हो गया। अब बेटे ये जो वैल्यू है C की पावर C D की पावर D, ये किसके इक्वल है K C के, तो देखिए बेटे KP किसके इक्वल आ गया, ये आ गया जी K C के। अब मैंने आपको बताया था कि डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है कि यहाँ पर C प्लस डी ये क्या है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और A प्लस बी क्या है मोल ऑफ रिएक्टेंट, तो ये डेल्टा N के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या आ गया RT की पावर डेल्टा N। तो ये चीज़ हमने क्या की बेटे फाइंड कर ली। अब यहाँ पर जो एंटी टेस्ट में न्यूमेरिकल टाइप या टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है। अब देखिए बेटे याद रखिएगा कि अगर बेटा जी डेल्टा N की वैल्यू 0 हो, अब डेल्टा N की वैल्यू 0 कब होगी, जब बेटा जी प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल क्या होंगे इक्वल होंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। इस केस में जो Kp है और Kc है वो क्या होंगे इक्वल। अगर आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए बताएं कि इस इक्वेशन में Kp और Kc के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो आपने सिंपल बेटे क्या फाइंड करना, डेल्टा N की वैल्यू कर लेंगे फाइंड। अच्छा, तो अगर डेल्टा N की वैल्यू 0 आएगी तो फिर Kp और Kc इक्वल होंगे। अगर डेल्टा N की वैल्यू पॉजिटिव आती है, अब पॉजिटिव बेटे कब आएगी, जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे, ऐसे ही ना, जब प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे, तो इस केस में Kp भी जो है वो Kc से लार्जर होगा। इसी तरह बेटे अगर डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव आए तो फिर बेटे क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से कम होंगे, इस केस में Kp जो है वो Kc से स्मॉल होगा। ओके हो गया। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ MCQ, फॉर ए गिवन रिएक्शन बेटे क्या है कि N2 प्लस 3H2 डबल एरो आ गया 2NH3, ये एक रिएक्शन है। what will be relationship between Kp and Kc। अल्फा ऑप्शन है Kp इज इक्वल टू Kc, बीटा ऑप्शन है Kp इज ग्रेटर देन Kc, डेल्टा ऑप्शन है Kp इज लेस देन Kc, और बेटे जी डेल्टा ऑप्शन क्या आ गई कि Kp इज वेरी 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 ग्रेटर देन Kc। जी बेटा जी, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, आपसे पूछा जाता है कि बताएं Kp और Kc में क्या रिलेशनशिप है। जस्ट बेटे क्या फाइंड करना है, डेल्टा N की वैल्यू, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के कितने हैं 4, तो 2 माइनस 4 आंसर क्या आएगा -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब क्या है Kp इज लेस देन, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बन रहा है, चार्ली ऑप्शन बन रही है। कर लेंगे बेटे, ओके हो गया। तो इस तरह बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको रिएक्शन गिवन होगा और Kp और Kc में रिलेशनशिप पूछा जाएगा। क्लियर है। अब बेटे नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ Kc जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ऐसे ही है ना बेटे। तो सबसे पहले बेटे ये क्या आपको बताता है, इसकी पहली इंपॉर्टेंस है, ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Kc की वैल्यू से हमें पता चलता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब बेटा जी हमें पता है कि Kc किसके बराबर है बेटे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर किसके बेटे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे ही ना बेटे।
अब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इस रेशियो को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, QC से, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर बेटे क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सही है। अब याद रखिएगा, अगर बेटे न्यूमिनेटर बटे से ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब क्या है कि जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उस रिएक्शन के लिए QC की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रहेगा बेटे। और जिसमें रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे उसमें QC की वैल्यू कम होगी। ओके हो गया। तो याद रखिएगा, अगर QC की वैल्यू बेटे ज्यादा हो KC से, अब मुझे बताएं बेटे कि QC की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस सूरत में रिएक्शन जो है वो बेटे किधर मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में। किधर मूव करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो उस सिचुएशन में एस्टेब्लिश होगा जब QC और KC की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर QC की वैल्यू ज्यादा होगी तो इस केस में प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना पड़ेगा ताकि बेटे क्या हो, QC और KC बराबर हो सके। सही हो गया। अब सेकंड केस है बेटे, अगर QC की वैल्यू, QC क्या चीज है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है। अगर QC की वैल्यू बेटे KC से कम हो तो फिर रिएक्शन क्या होगा बेटे, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। अब बेटे क्या हुआ है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे तो फिर ही KC की वैल्यू के बराबर जो है वो QC की वैल्यू होगी, फिर ही जाके जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अगर बेटे QC की वैल्यू और KC की वैल्यू बराबर हो तो रिएक्शन किस सिचुएशन में होगा बेटा जी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। याद रहेगा बेटे। अब यहां पर बेटा जी ये वाली जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ, याद रहेगा। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो आप बताएंगे द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और बेटा जी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये डिपेंड करती है किस चीज पे, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे, कंसंट्रेशन। याद रहेगा। जबकि बेटे जो KC है, ये जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। ये किस पे डिपेंड करता है बेटे, ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। याद रहेगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज करेंगे तो KC चेंज होगा, और जिसको मर्जी चेंज करो, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, KC की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बात की समझ लगी। लेकिन ये वाले जो फैक्टर्स हैं अगर इनको चेंज करेंगे तो फिर बेटे पोजीशन भी चेंज होगी। ये हम नेक्स्ट ली शैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटे देखें, इसकी जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन किस हद तक होगा, इसको बड़े ध्यान से समझना। अगर बेटे जी KC की वैल्यू क्या हो, हाई हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी ओजोन, ये डिसोसिएट होके बेटा जी ऑक्सीजन बनाता है। सही हो गया। यहाँ पे 3 लगा लें, यहाँ पे 2 लगा लें। इस केस में KC की वैल्यू है 10⁵55 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे गौर करें बेटे,
रूम टेम्परेचर के ऊपर ही Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 10 की ताकत 55 है। मतलब क्या है बेटे, इस केस में रिएक्शन ज़्यादा किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, याद रहेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में कम होगा। यानी कि ये वाला रिएक्शन अगर प्रोसीड करवाया जाए तो ये इजीली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सही है, एक चीज़। दूसरा बेटे याद रखिएगा, अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो फिर प्रोडक्ट स्टेबल होगी और रिएक्टेंट लेस स्टेबल होगी, याद रहेगा। यानी कि वैल्यू ऑफ Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के, याद रहेगा। और यहां पे हम कर लेते हैं जी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो किसी रिएक्शन में तो फिर बेटे स्टेबल क्या होगी, प्रोडक्ट, और अगर Kc की वैल्यू कम हो तो फिर स्टेबल क्या होगी बेटे, रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में मुझे बताएं ऑक्सीजन स्टेबल है कि ओजोन स्टेबल है, ऑक्सीजन, क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हमारे पास एक और रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, देखो सब बच्चे, K2HF डिसोसिएट होके हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस बनाता है। यहाँ पर Kc की वैल्यू है 10⁻³ एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे देखें बेटे, Kc की वैल्यू क्या है, माइनस में है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा होगा या रिवर्स होगा, रिवर्स, फॉरवर्ड नहीं होगा। बात की समझ लगी। बताएं यहाँ पे रिएक्टेंट स्टेबल होंगे या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट स्टेबल होंगे। अब बात की समझ लगी। तो इसका मतलब है कि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और प्रोडक्ट स्टेबल होगी। Kc की वैल्यू कम तो रिएक्शन रिवर्स ही होगा, रिएक्टेंट स्टेबल होंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर, मैंने हर एंगल से इसको डिस्कस किया है। आपने बेटे इसको प्रिपेयर करना है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके जी, शुक्रिया।